नमस्कार। खेलों पर हमारे इस खास वीकेंड शो गेम ऑन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस हफ्ते की प्रमुख खबरों की अगर बात करें तो पहली बड़ी खबर है भारत न्यूजीलैंड के बीच जारी T20 सीरीज, जिसमें भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत 2 मैच जीतकर सीरीज में 2-0 से आगे है और सीरीज का तीसरा मुकाबला कल खेला जाएगा। यानी कि जो आज की पहली बड़ी खबर है वो है T20 सीरीज, जहां पर भारत के पास मौका है तीसरा मैच जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करने का। वहीं इस हफ्ते की अगर हम दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो वो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स से जुड़ी हुई। लेह लद्दाख में जारी खेलो इंडिया विंटर गेम्स में देश भर से खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। उससे ही जुड़ी खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे। वहीं इस हफ्ते की तीसरी बड़ी खबर ऑस्ट्रेलियन ओपन से है, जहां गर्मी की वजह से खिलाड़ियों का हाल बेहाल है। आज मेलबर्न पार्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और मुकाबले रोकने पड़े। तो अगले आधे घंटे में इन सब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं गेम ऑन की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच रविवार को गुवाहाटी में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज के पहले 2 मैच जीत चुकी है और 5 मैच की सीरीज में 2-0 से आगे है। अब देखना होगा कि तीसरे मैच में भारतीय टीम जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम कर लेती है या न्यूजीलैंड पलटवार करने में कामयाब रहती है। T20 सीरीज का तीसरा मैच गुवाहाटी में। भारत 5 मैच की सीरीज में 2-0 से आगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का तीसरा मैच रविवार को गुवाहाटी में खेला जाएगा। सीरीज के पहले 2 मैच जीतने के बाद भारतीय टीम 5 मैच की सीरीज में 2-0 से आगे है। नागपुर में खेले गए पहले T20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट पर 238 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 35 गेंद में 84 रनों की शानदार पारी खेली थी। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 7 विकेट पर 190 रन ही बना सकी थी। इसके बाद दोनों टीम रायपुर में आमने सामने हुई। इस बार न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 209 रन का लक्ष्य दिया था। एक वक्त भारतीय टीम ने 6 रन पर ही 2 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि इसके बाद ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी ने कीवी टीम को एक बार फिर पस्त कर दिया। भारत ने 209 रन का लक्ष्य सिर्फ 15.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। भारत ने सबसे तेज 200 या उससे ऊपर का टारगेट चेज करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब 2 में से 2 मैच जीतकर भारतीय टीम गुवाहाटी के मैदान पर न्यूजीलैंड से भिड़ने के लिए तैयार है। भारत मौजूदा T20 विश्व चैंपियन है। T20 विश्व कप से पहले ये भारत की आखिरी T20 सीरीज है। ऐसे में टीम इस सीरीज को जीतना तो चाहेगी ही, वहीं विश्व कप से पहले अपने सभी खिलाड़ियों को परखना और अहम खिलाड़ियों को आराम देना और विश्व कप से पहले तरोताजा रखना भी जरूरी है। पहले 2 मैचों में कुछ खास नहीं कर सके संजू सैमसन भी एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। वहीं न्यूजीलैंड की टीम 2 मैच गंवाने के बाद पलटवार के लिए तैयार है। पिछले 1 साल में न्यूजीलैंड ने भारत को उसके ही घर में टेस्ट सीरीज में मात दी। इसके बाद पहली बार भारत में द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीती। न्यूजीलैंड आज तक कभी भारत में द्विपक्षीय T20 सीरीज नहीं जीत पाया है। ऐसे में कीवी टीम तीसरा मैच जीतकर सीरीज में वापसी करते हुए एक और उलटफेर करने की पूरी कोशिश करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो कल खेला जाएगा सीरीज का तीसरा T20 और इस मुकाबले पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। जी मुकेश, पिछले मैच से पहले जब बात हुई थी तो चिंता थी कि सूर्य कुमार यादव नहीं चल रहे हैं। 2 मैच खेले गए हैं, अभिषेक शर्मा ने अपनी फॉर्म दिखा दी है, सूर्य कुमार यादव चल गए हैं, ईशान किशन भी चल गए हैं। अब लगता है सिर्फ संजू सैमसन के बल्ले से एक बड़ी पारी का जो इंतजार है कल पूरा होता दिख रहा है। बिल्कुल सुचित्रा, एक अच्छे प्लेयर हैं। जब जब उनको मौका मिला है उन्होंने प्रूफ करके दिखाया। तो
सभी ये उम्मीद करेंगे और खुद संजू सैमसन चाहेंगे कि विश्व कप से पहले उनका बल्ला रंग में लौटे और तीसरे इस मुकाबले में गुवाहाटी में वो जरूर कुछ अच्छे शॉट्स बनाएं और स्कोर बोर्ड पे अच्छे रन बनाएं। जैसे आपने कहा कि ईशान किशन जो पहले मैच में फ्लॉप हुए थे, लेकिन अभी देखिए किस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया। हार्दिक पांड्या फॉर्म में आए, शिवम दुबे अच्छा खेल रहे हैं। तो ओवरऑल जो टीम का कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा। और जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि टीम के बाकी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक दो खिलाड़ियों का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं हट जाता है। खुद सूर्य कुमार यादव भी जो बैट पैच से चल रहे थे, वापसी करी उन्होंने। पहले मैच में 30 के आसपास रन बनाए, फिर देखिए कल उन्होंने अर्धशतक जड़ दिया। तो ये दिखाता है कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है और भारतीय टीम जो है वो बल्लेबाजी गेंदबाजी में लगातार अच्छा प्रदर्शन करी है। कुछ बदलाव भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं, जैसे मेरे को लगता है अर्शदीप की जगह कल बुमराह वापसी करेंगे, क्योंकि जो पिछले मैच में नहीं खेले थे। हर्षित राणा उनका साथ देंगे। कुलदीप यादव को मौका मिला, उन्होंने भी अपने मौके को भुनाया। तो ऐसे में टीम अपने हर एक खिलाड़ी को यहाँ पर चेक करना चाहेगी, क्योंकि ये लास्ट सीरीज है T20 की। उसके बाद सीधे आपको वर्ल्ड कप में जाना है, वहां परफॉर्म करना है। तो जो भी ऑड और इवन है उसको आप ठीक करके चाहेंगे कि विश्व कप का आगाज करें, वहां पर जाएं और यहां से जो विनिंग मोमेंट है 2-0 का, और जिस तरह से पिछला मुकाबला देखिए 15.2 गेंदों में ही उन्होंने 200 रन के टारगेट को चेस करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो दिखाता है कि भारतीय टीम के बल्ले में वो धार है, वो पैनापन है और किसी भी टीम का वो कभी भी हिसाब किताब कर सकते हैं। जी बिल्कुल। शुभमन गिल के जाने के बाद अभिषेक शर्मा के जो जोड़ीदार की जगह है फिलहाल संजू सैमसन को दी गई है। 2 मैच में फ्लॉप रहे हैं। आपको लगता है कि कल के मैच में भी अगर कहीं नहीं चलते हैं तो ईशान किशन अभिषेक शर्मा के जोड़ीदार के तौर पर हमें दिख सकते हैं? तो कल का मैच काफी अहम रहने वाला है अगर ओपनिंग स्लॉट की बात करें। बिल्कुल, ओपनिंग स्लॉट की बात जो कर रहे हैं वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। हाँ ठीक है, बड़े शॉट्स नहीं आ पाए उनसे या रन नहीं बन पाए, एक चांस उनको गंभीर देंगे कि वो एक बार फिर से सेटल होने की कोशिश करें, क्योंकि नंबर 3 का स्लॉट जो ईशान किशन के लिए परफेक्ट है, वो वहां पर अच्छा कर रहे हैं। तो संजू सैमसन को एक मौका दिया जा सकता है। और संजू सैमसन जो है वो ऊपर बल्लेबाजी करने में ज्यादा माहिर है, वनस्पत नीचे, लेकिन जब उनको मौका मिला तो वो 5-6 नंबर पे भी बल्लेबाजी करके अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, तभी उनको टीम में जगह मिली है। वो खुद चाहेंगे और उनकी जो बैट के शॉट्स की सिलेक्शन सुचित्रा नो डाउट बहुत क्लियर है। जब वो खेलते हैं, अगर वो 10-12 रन एक बार शुरू में सेटल होकर बना लेते हैं, 15 रन बना लेते हैं, उसके बाद मुझे लगता है उनको रोक पाना मुश्किल होगा विपक्षी गेंदबाजों के लिए। ऐसे ही सूर्य कुमार यादव के साथ जब हम पहला डिस्कशन कर रहे थे, जब उनका शॉट सिलेक्शन हुआ, जब उनके पास डिलीवरीज मिली उनको, उन्होंने उन कमजोर गेंदों पे जो चौके छक्के लगा, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसे ही कॉन्फिडेंस संजू सैमसन का कहीं ना कहीं तीसरे मैच में बढ़ाने की कोशिश करेंगे मैनेजमेंट के लोग। और खुद बड़े खिलाड़ी हैं, अच्छे शॉट लगाते हैं, बड़े शॉट्स लगाते हैं और बड़े मौकों पर वो अपना रंग दिखाते हैं। तो T20 में नो डाउट वो अच्छे प्लेयर हैं और मुझे लगता है कि वो खुद कम बैक करना चाहेंगे, फैंस भी चाहेंगे। और संजू सैमसन के जो फैंस हैं वो भी अराउंड द कॉर्नर यही प्रे कर रहे होंगे कि ये बल्लेबाज एक बार झिलय में आए, और तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड की समस्या और बढ़ सकती है। बिल्कुल, चलिए हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कल के मुकाबले में संजू सैमसन अपने रंग में दिखाई दें। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात WPL की। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। RCB 10 अंक के साथ अंक तालिका के शीर्ष पर है। RCB ने 5 में से 5 मैच जीते हैं और एक और जीत उन्हें सीधा फाइनल में पहुंचा सकती है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स 4 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। दिल्ली ने पिछले मैच में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को मात दी थी और उनके हौसले बुलंद हैं। महिला चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में होने वाले टेस्ट के लिए भारतीय महिला टेस्ट दल का ऐलान कर दिया है। प्रतिका रावल और वैष्णवी शर्मा को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। इस दल में 5 खिलाड़ी ऐसी हैं जिन्होंने अब तक कोई टेस्ट नहीं खेला है। ऐसे में 5 खिलाड़ियों को टेस्ट पदार्पण का मौका मिल सकता है। ये टेस्ट वाका में 6 से 9 मार्च 2026 तक खेला जाएगा। भारतीय महिला टेस्ट दल इस प्रकार है: हरमनप्रीत कौर कप्तान, स्मृति मंधाना उप कप्तान, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, अमनजोत कौर, ऋचा घोष, उमा छेत्री, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, रेणुका ठाकुर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा और सयाली सतघारे। यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आइस हॉकी ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आइस हॉकी से जुड़े खिलाड़ी देश में विंटर गेम्स को आगे बढ़ाने में खेलो इंडिया विंटर गेम्स को एक अहम कड़ी मानते हैं। आइस हॉकी के खिलाड़ियों से खास बात की हमारे संवाददाता अभिषेक प्रसाद ने। देश की सुरक्षा करने वाले ये जवान आज खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आइस हॉकी में अपनी जोश और हुनर का जज्बा दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय आर्मी के आइस हॉकी खिलाड़ी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके जिंदगी के कुछ अनसुने पहलू। कितना बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कि इस जो मुहिम है उसको और आगे बढ़ाया जाए। हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये विंटर स्पोर्ट्स को भी और ज़्यादा महत्व मिले ताकि आइस हॉकी जैसे गेम्स हम विंटर गेम्स में compete करके इंडिया का जो भी झंडा है और ऊंचा ले रहा है। आपने जो एशियन विंटर गेम्स हर्बिन में हुआ था वहाँ पे खेला, मकाओ के अगेंस्ट जीता भी था, तो वहाँ का जो खेल है, वहाँ का जो एक्सपोजर है, ट्रेनिंग है, उनसे आपने क्या अंतर पाया, वहाँ क्या सीखा और यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा बताइए। वहाँ का और यहाँ का गेम में बहुत अंतर है। सबसे पहले तो हमें वहाँ खेलने के लिए मिला बहुत ही बड़ी बात है, मतलब नेचुरल आइस में। तो यहाँ पर अभी खेलो इंडिया ने ये हमें मौका दिया है कि यहाँ पे कैसे खेलना है, उसी लेवल पे अभी यहाँ पे भी मैच चल रहा है। तो किन परिस्थितियों से, किन चैलेंजेस से आप लोग सबको गुजरना पड़ता है और किस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोग रिप्रेजेंट कर सके इंडिया को? जब हम खेलते थे उस टाइम तो ये मतलब आइस नेचुरल आइस ही था, तो इसको बनाना और इसको हमने खुद साफ़ करना, झाड़ू लगा के या पानी छिड़का के हम खुद बनाते थे, फिर खेलते भी थे इतना ठंड में। तो हमें बहुत चैलेंज करना पड़ता था इस आइस पे और इसको खेलने के लिए। आर्टिफिशियल रिंग भी बना अपने यहाँ पे, एक देहरादून में भी बना है। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है कि सभी टीम को, सभी इंडियंस को कि ये गेम जो अभी आगे बढ़ रहा है। सर आप कैप्टन हैं इस टीम के और आपने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है, तो किस तरह से आप अपनी टीम को लीड करते हैं, क्या क्या बताते हैं? सबसे पहले हम आर्मी पर्सन है तो सभी अनुशासन और किसी चीज़ को करने का वो जज्बा होते हैं ना, उसको लेके हमारे टीम के जितना भी सदस्य है उसका सभी का एक टीम को जीतने का बहुत ही बढ़िया योगदान है। तो ये थे तमाम इंडियन आर्मी के जवान जो कि यहाँ पे आइस हॉकी खेल रहे हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, और इनके जज्बा आप देख सकते हैं कितने जोश और हुनर के साथ यहाँ पे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और खेलों में भी भारत का जो झंडा है, खेलों में भी भारत का जो झंडा है वो लहरा रहे हैं। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ अभिषेक प्रसाद, डीडी न्यूज़, लेह। स्केटिंग का सबसे खूबसूरत और तकनीकी रूप से मुश्किल ओलंपिक विंटर स्पोर्ट फिगर स्केटिंग ने इस बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स में डेब्यू किया। खेल भावना और कलात्मक हाव भाव के साथ खेले जाने वाले इस खेल ने उन युवा भारतीय स्केटर्स के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं जो फिगर स्केटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। पेश है हमारे सहयोगी अभिषेक प्रसाद की एक खास रिपोर्ट। अपने खेल कौशल और कलात्मक हाव भाव के मेल के लिए जाने जाने वाली फिगर स्केटिंग विंटर गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए नए रास्ते खोल रही है। फिगर स्केटिंग एक ओलंपिक विंटर स्पोर्ट्स है जो पावर, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और कलात्मकता का मिश्रण है। एथलीट बर्फीली सतह पर संगीत की धुन पर कोरियोग्राफ किए गए रूटीन परफॉर्म करते हैं जिसमें कई तकनीकी और कलात्मक तत्व दिखाए जाते हैं। इनमें एक्सेल, लूट्स और फ्लिप जैसी ऊंची छलांगे, साथ ही स्पिन, फुटवर्क और स्टेप सीक्वेंस शामिल हैं, जिनके लिए खिलाड़ियों को कठिन प्रशिक्षण की जरूरत होती है।
थोड़ा सा डिफिकल्ट सबके लिए होता ही है। टेक्निक्स डिफरेंट हो जाती हैं, इसमें एजेस आ जाते हैं, स्पिन्स अलग हो जाती हैं, इस सब में मतलब पूरा गेम ही थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। चीज़ें सेम होती है, टेक्निक्स डिफरेंट हो जाती हैं। फिगर स्केटिंग के लिए सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आप बोलो वही चाहिए होता है। अगर जंप्स के लिए तो आपकी जंप हाई होनी चाहिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपका बैलेंस होना चाहिए। स्पिन तो उसमें आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपका नॉर्मल सब कुछ होना चाहिए। सबसे पुराने ओलंपिक खेलों में से एक फिगर स्केटिंग 1908 से विंटर ओलंपिक्स का हिस्सा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय इस खेल से जुड़े स्केटर्स बहुत कम उम्र में ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भारतीय स्केटर्स पहली बार प्रोफेशनल जजिंग सिस्टम के तहत प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जो फिगर स्केटिंग हमारी होती है उसके जो स्केट्स होते हैं वो एक पतली सी ब्लेड होती है जिसमें हमें सारे अपनी बैलेंसेस एंड एलिमेंट्स करने होते हैं। हमारे पास जंप्स होते हैं और स्पिन्स होते हैं जिसमें जो जजेस होते हैं वो हमें इवैल्यूएट करते हैं और हमें मार्क करते हैं अकॉर्डिंगली। और ये पॉइंट सिस्टम में बेस्ड होता है, जितने डिफिकल्ट जंप होते हैं उतने ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। हमारे पास होता है सिंगल, ट्रिपल या क्वाड्रुपल या डबल। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में फिगर स्केटिंग को शामिल करने के साथ देश भर के युवा एथलीट अब बड़े सपने देख रहे हैं, न केवल राष्ट्रीय पदकों के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पोडियम के लिए भी। जैसे जैसे भारत अपना विंटर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बना रहा है, वैसे वैसे खिलाड़ी भी जागरूक हो रहे हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में फिगर स्केटिंग को शामिल करना सरकार की उस पहल को दर्शाता है जिसके तहत विंटर गेम्स को वैश्विक मानकों से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का एक मजबूत मंच तैयार करना है। कैमरामैन जगमोहन प्रसाद के साथ अभिषेक प्रसाद, डीडी न्यूज, लेह। कुश्ती, बॉक्सिंग और कबड्डी में हरियाणा को मेडल्स लाते हुए आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन विंटर गेम्स में भी हरियाणा के होनहार खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की फिगर स्केटिंग स्पर्धा में हरियाणा के पदक विजेता खिलाड़ियों से खास बात की हमारे संवाददाता अभिषेक प्रसाद ने। यहाँ पे खेलो इंडिया गेम्स में हमारे साथ मौजूद है ये हरियाणा के चंद फिगर स्केटर्स जो यहाँ पे मेडल जीते हैं। आज इनसे बातचीत करते और जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ पे हरियाणा में ज़्यादातर कुश्ती देखा जाता है, कबड्डी देखा जाता है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे आके फिगर स्केटिंग में मेडल जीता है, तो किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा? जी, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। खेलो इंडिया ने हमारा बहुत अच्छा करा हमारे साथ। और बहुत लोग सोचते हैं कि ये फिगर स्केटिंग जो है रिदमिक स्पोर्ट है, एक मतलब लड़कियां करती है ज़्यादातर, लड़के तो कर ही नहीं सकते। तो उस चीज़ में हमने आइस स्केटिंग को, अपने हरियाणा को रिप्रेजेंट करा। हमने दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं, हम हर स्पोर्ट में अच्छे हैं। किस उम्र से आइस स्केटिंग कर रहे हैं, कहाँ से सुना और क्यों यही स्पोर्ट लिया आप लोगों ने? मैं आइस स्केटिंग 9 साल की उम्र से कर रही हूँ और मैंने ये यूट्यूब में देखा था। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे और उन्होंने मुझे पूरी ट्रेनिंग के साथ प्रोवाइड किया, और जो कोचेस थे और जो आइस स्केटिंग एसोसिएशन है उन्हें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी। किस तरह का प्रिपरेशंस आपको करना पड़ता है, चूँकि जो यहाँ पे आइस है वो ज़्यादातर लद्दाख या हिमाचल प्रदेश में ही आप उसको पाएंगे? हमें कैंप लगाने पड़ते हैं प्रैक्टिस के लिए, और हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें ऑफ आइस भी करनी पड़ती है। वर्ल्ड लेवल पे भी काफ़ी कॉम्पीट किया है, तो उनके साथ कॉम्पीट करने में इंटरनेशनल जो स्केटर्स है कैसा एक्सपीरियंस रहा? और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इंडिया में अभी इतना ज़्यादा नहीं करते, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है फिगर स्केटिंग का और बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी एसोसिएशन बहुत सपोर्ट कर रही है, तो उसकी वजह से हमें लग रहा है कि फिगर स्केटिंग इंडिया में आगे जाएगा, वर्ल्ड में आगे जाएगा और बहुत नाम आगे जाएगा इंडिया का। इस कंडीशन में अडेप्ट करना कितना डिफिकल्ट था और आप लोगों ने किस तरह से किया? जी, मुश्किल तो बहुत ज़्यादा हुई थी। हमें हमारे ऑक्सीजन वगैरह भी लगी थी क्योंकि हम इस नेचर को हम ऑब्जर्व कर नहीं पाए थे, पर हमने करा, अपना बेस्ट दिया पूरा जो हम कर सकते थे। किस तरह से आगे जो ओलंपिक्स है या फिर एशियन गेम्स है, किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं आगे? जो खेलो इंडिया ने प्लेटफॉर्म हमें दिया है, इससे हमें अपनी स्किल्स और डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से पता चलती है, और इसके बाद हम जो नेशनल्स आने वाले हैं या जो एशियन गेम्स है उसमें और अच्छा कर पाते हैं। फिगर स्केटिंग जो कि पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जोड़ा गया है, वहाँ पे इन्होंने आके हरियाणा से आके यहाँ पे 4 चांद लगा दिया है, और अब इनकी जो अगला एम है वो है एशियन विंटर गेम्स या ओलंपिक्स लेवल पे। कैमरामैन जगमोहन के साथ अभिषेक प्रसाद, डीडी न्यूज़, लेह।
लेह लद्दाख में जारी खेलो इंडिया विंटर गेम्स में देश भर से खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक खेल मयंक श्रीवास्तव ने बताया कि किस तरह भारत सरकार और खेल प्राधिकरण मिलकर भारत को वैश्विक शीतकालीन खेलों के मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत जो है जोरों शोरों से हो चुकी है और ये लगातार तीसरा साल है जब लद्दाख में आइस हॉकी और आइस स्केटिंग का आयोजन हो रहा है और इस बार फिगर स्पोर्टिंग भी जो है ओलंपिक जो स्पोर्ट है वो डेब्यू कर रहा है। और खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स जो कि अब जिस मुकाम में आ गया है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीडीजी ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मयंक श्रीवास्तव जी। सर, खेलो इंडिया गेम्स जो 2018 में शुरुआत की गई थी सरकार के द्वारा, आज वो बढ़ चढ़ के काफ़ी आगे आ चुका है। यूथ गेम्स हो, यूनिवर्सिटी गेम्स हो, विंटर स्पोर्ट्स हो, चाहे बीच गेम्स हो, तो आप किस तरह से सरकार की ये जो इनिशिएटिव है जो स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए उसको आप देखते हैं? जब से खेलो इंडिया विंटर गेम की शुरुआत हुई है उससे पहले शायद ही कभी किसी बहुत बड़े खेल प्रेमी ने भी भारत में एक ऑर्गेनाइज्ड विंटर गेम्स की बात सुनी हो। भारत सरकार ने इसको फलीभूत किया, इसका कॉन्सेप्ट बनाया, इसको ऑर्केस्ट्रेट किया। अब ये रेगुलर वे में हर साल ऑर्गेनाइज होता है। इसके वेन्यूज़ भी फिक्स्ड हैं। लद्दाख में लेह और जो स्नो लेक है वो कश्मीर के गुलमर्ग में, और ये बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। आइस हॉकी यहाँ पे कितना पॉपुलर है, साथ ही साथ आइस स्केटिंग भी यहाँ पे बहुत तेज़ी से पिकअप कर रही है। यही रीज़न है कि इस बार हमने फिगर स्केटिंग को भी उसमें इंट्रोड्यूस किया है। जिस तरह से साई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री लगातार काम कर रही है, डॉक्टर्स की टीम हमें हमेशा एथलीट्स को गाइड कर रही है, तो इसके बारे में आप किस तरह से देखते हैं? हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उसके मार्गनिर्देशन में और जीटीसीसी के जो पैरामीटर्स जो सेट करती है, उसके उन पैरामीटर्स के अंतर्गत जो विभिन्न अंग हैं, मेडिकल हो चाहे आप तो बहुत बड़े बड़े अंगों की बात की है, मेडिकल वगैरह, अक्रेड जैसे ये अक्रेडिटेशन बनाना, खिलाड़ी कब आ रहे हैं मैपिंग करना, वो किस होटल में रुकेंगे, कब रुकेंगे, उनके किससे आ रहे हैं, उनका विधिवत स्वागत होना और उनके डाइट और न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना। तो ये पूरा एक तंत्र काम जो कर रहा है, ये बड़ा साइंटिफिक ढंग से और अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर्स के अंतर्गत काम कर रहा है। लगातार यहाँ पे जो साई के ऑफिशियल्स है और जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स है वो एथलीट्स को मॉनिटर कर रहे हैं, उनको एक तरह से कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो कम्पीट कर सके और आगे की ओर वो बढ़ सके। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ अभिषेक प्रसाद, डीडी न्यूज़। और हमारे साथ लेह से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अभिषेक प्रसाद जी। अभिषेक, हमने देखा खेलो इंडिया विंटर गेम्स को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। किस तरह से बयान करेंगे आप विंटर गेम्स को लेकर दर्शकों के उत्साह को? जी सुचित्रा, यहाँ जो दर्शक है, यहाँ पे जो उत्साह है विंटर गेम्स को लेके वो लाजवाब है। मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे वेन्यू आया था दूसरे वेन्यू से और देखा कि यहाँ पे जो लाइंस है, आइस हॉकी जो मैचेस यहाँ पे जो चल रहे थे आर्मी के, उसमें पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और ज़ोर शोर से कहीं भी एक भी जगह नहीं था बैठने के लिए। दर्शक बाहर खड़े थे, वो उनको अंदर आने नहीं दिया गया क्योंकि इतनी भीड़ थी। लगातार पार्किंग लॉट भी पूरा फिल था और बाहर सड़क के बाहर भी काफ़ी लंबी कतारें थी। तो आइस हॉकी को लेके जो लद्दाख है, जो लेह है, यहाँ पे काफ़ी क्रेज़ है। यहाँ पे जो लद्दाख का भी हिस्ट्री रहा है आइस हॉकी में, वो काफ़ी लंबा इतिहास रहा है आइस हॉकी में। और जब भी यहाँ पे लद्दाख या आर्मी खेलती है या फिर ITBP की टीम खेलती है तो काफ़ी उम्दा यहाँ पे भीड़ रहता है और उत्साह रहता है। और यही चाहिए विंटर गेम्स को डेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया था खेलो इंडिया लॉन्च करने का 2018 में। पिछले 22 एडिशंस हो चुके हैं डिफरेंट कैटेगरीज में खेलो इंडिया का, और ये 6वां एडिशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का और लद्दाख में ये तीसरी बार है जब हो रहा है। और यहाँ पे जिस तरह से एथलीट्स आ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, मेडल्स जीत रहे हैं। हरियाणा के एथलीट्स अभी टॉप में चल रहे हैं, उन्होंने अभी हरियाणा नंबर टॉप पे है और तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, यहाँ सभी स्टेट से आके एथलीट्स यहाँ पे जो गढ़ माना जाता है लद्दाख का और हिमाचल प्रदेश, उनको काफ़ी कड़ी टक्कर दे के उनको उनपे जीत हासिल की है। तो कहना यही है कि जो एक जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स को लेकर लेह में दर्शकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की।
साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज के दिन की हाईलाइट कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि गर्मी रही। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज सभी खिलाड़ी गर्मी के चलते बेहाल दिखे। कुछ मुकाबले रोके गए, कुछ जल्दी तो कुछ देर में शुरू हुए। मेलबर्न पार्क में आज तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आप देखिए खास रिपोर्ट और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ऑस्ट्रेलियन ओपन में तेज गर्मी के चलते खिलाड़ियों और प्रशंसकों का हाल बेहाल है। खिलाड़ी जहां गर्मी के चलते अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वहीं प्रशंसक भी सनस्क्रीन लगाते दिख रहे हैं। हालात ये है कि शनिवार को मेलबर्न पार्क का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह कम तापमान का फायदा उठाने के लिए खेल 1 घंटे जल्दी शुरू किया गया। हालांकि परिस्थितियां जल्दी ही मुश्किल हो गईं। मौजूदा चैंपियन मेडिसन कीज अपने तीसरे दौर का मैच खेलने के लिए सुबह 10:30 बजे सेंटर कोर्ट पर आईं। उन्होंने 75 मिनट तक चले मुकाबले में प्लिस्कोवा को 6-3, 6-3 से मात दी। वहीं जेसिका पेगुला ने भी सेलेक मेतेवा के खिलाफ अपना मैच बहुत जल्दी 6-3, 6-2 से अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के नियमों के अनुसार गर्मी बहुत अधिक होने पर अधिकारी मैच को देर से शुरू कर सकते हैं या रद्द भी कर सकते हैं। टूर्नामेंट का 5 अंक का हिट स्ट्रेस स्केल शनिवार को दोपहर से पहले ही 3.4 पर पहुंच गया था। उस वक्त पुरुष एकल वर्ग में यानिक सिनर अपना मैच खेल रहे थे। सिनर पूरे मैच के दौरान गर्मी की वजह से काफी परेशान नजर आ रहे थे। वे पहला सेट हार गए थे और लग रहा था कि गर्मी के चलते वे मैच भी हार जाएंगे। हालांकि मैच के बीच में ही हीट स्ट्रेस स्केल 5 तक पहुंच गया, जिसके बाद मैच रोकना पड़ा। ब्रेक के बाद सिनर अपने रंग में नजर आए। आयोजक पहले ही प्रशंसकों को आगाह कर चुके हैं कि उन्हें हैट लेकर मैच देखने आना चाहिए। वहीं लगातार पानी पीने की भी हिदायत दी गई है। मेलबर्न पार्क में प्रशंसकों के लिए जगह जगह मिस्टिंग फैन और सनस्क्रीन डिस्पेंसर भी लगाए गए हैं। ये सामान्य नहीं है, लेकिन हमें पता था कि आज बहुत ज्यादा गर्मी होने वाली है। हम इसके लिए तैयार होकर आए हैं। शनिवार के अन्य अहम मुकाबलों की बात करें तो 2 बार की चैंपियन नाओमी ओसाका ने तीसरे दौर के मैच से पहले ही नाम वापस ले लिया। उन्होंने पेट की चोट को नाम वापस लेने का कारण बताया। चौथी वरीयता प्राप्त अमांदा अनिसिमोवा ने पीटर स्टर्नर्स को 6-1, 6-4 से मात दी। वहीं दूसरी वरीयता प्राप्त इगा श्वानतेक ने कलिंस्काया को 6-1, 1-6, 6-1 से मात दी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।